जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तिथि पास आती जा रही वैसे वैसे भव्य मंदिर के दर्शन को लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही। 22 जनवरी को उस शुभ मुहूर्त के आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जटायु की पूजा करेंगे। जी हां, देखिए इस मंदिर परिसर में ही जटायु की भव्य प्रतिमा लगाई गई है, जिसे देखकर रामायण के अनुसार भगवान राम के लिए दिए गए उनके बलिदान की याद आ जाती है। जटायु की पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए जाएंगे। रामनगरी में मंदिर निर्माण के साथ साथ अद्भुत छटा दिखाई देने लगी है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर हर तरफ भक्त की धारा बहने लगी है। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में रामायण में वर्णित जटायु की प्रतिमा भी लगाई गई है। पौराणिक कुबेर टीला पर कांस्य की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे तो सबसे पहले गिद्धराज जटायु की पूजा करेंगे। इसके पीछे भगवान राम के लिए दिए गए उनके बलिदान की श्रद्धा तो है ही, जटायु के बलिदान के साथ ही इसे राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों के बलिदान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी की बात केवल आपको बतलाता हूँ। प्रधानमंत्री जी जब पधारेंगे तब जाकर के पहले जटायु के सामने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि ये जटायु महाराज उन सभी बलिदानी महान वीरों के प्रतीक है, प्रतिनिधि है, जिन्होंने भगवान श्री राम जी की सेवा में अपने प्राणों को अर्पण किया है। तो जटायु से लेकर के कार सेवकों पर्यंत जो बलिदानी महात्मा है, उन सबके प्रतीक के रूप में जटायु का पूजन होगा और तत्पश्चात भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री महोदय पधारेंगे। रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का अपहरण कर ले जा रहा था, तब गिद्धराज जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी। माता सीता के विलाप को सुनकर जटायु के ललकारने पर रावण से उनका भीषण संग्राम हुआ। अंत में रावण ने तलवार से जटायु के पंख काट डाले। सीता को ढूंढने के दौरान ही भगवान राम से लहूलुहान जटायु की भेंट हुई, जहां जटायु ने उन्हें पूरी कहानी बताने के बाद उनकी गोद में ही अपने प्राण छोड़ दिए। यही वजह है कि 500 साल के इतिहास में राम मंदिर की प्रतीक्षा और राम भक्तों के बलिदान को जटायु के बलिदान से जोड़कर देखा जा रहा है। और इसी के चलते गिद्धराज जटायु की इस प्रतिमा को मंदिर परिसर में विशेष रूप से स्थान दिया गया है। अब प्राण प्रतिष्ठा के दिन बतौर मुख्यमंत्री यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले जटायु की प्रतिमा की पूजा करेंगे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अयोध्या से बनबीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के लिए उन लोगों को भी न्योता दिया गया है जिन्होंने अपने मंदिर के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। मंदिर ट्रस्ट के इस भाव की काफी सराहना भी हो रही है, क्योंकि इसके जरिए उन भक्तों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपनी जान दे दी। जाहिर है उनके परिवार वालों के लिए ये बेहद भावनात्मक मौका होगा। इस बार के कार्यक्रम की एक और खासियत होगी, वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शहीदों के परिवारों को भी न्योता दिया गया है। अपना बलिदान देने वाले परिवारों में किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने पिता को। आज मंदिर बन जाने की वजह से इन परिवारों को लगता है कि उनके बलिदान को नया मुकाम हासिल हुआ है। ट्रस्ट की तरफ से मिले न्योते से ये परिवार उत्साहित हैं। परिवार वालों को लगता है कि राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मिले न्योते ने उनके परिवार की शहादत को नया सम्मान दे दिया। जहां मंदिर में पूजा कर प्रभु का आशीर्वाद पाकर अपने गम को हल्का कर सकेंगे। हम वहां गए थे, तब जब पूजा हो लागे तब फिर बाद में हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन जब पूरा हमने वहां देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम कह देखो हमारे लिए इतना आदमी मेरे बलिदान दिया है और हमें बहुत खुशी है। राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे उस दौरान
काफी छोटे हुआ करते थे, जो मंदिर आंदोलन और उसके पीछे के बलिदानों को समझने की हालत में नहीं थे। आज जब मंदिर बन रहा है तो उन्हें ये सारी चीजें समझ आने लगी हैं। आंदोलन चला तो उस समय हम बहुत छोटे थे, तो हमारे पिताजी राम जन्मभूमि का संघर्ष करते रहे, तो उनका बलिदान हो गया। फिर सूचना आई, खबर मिली, लगा कि हम लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन अब लग रहा है कि हमारे पिताजी का बलिदान सफल हो गया। राम मंदिर बन रहा है, हम पूरे परिवार से बहुत खुश हैं। ये सच है कि राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में कई कार सेवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जिस मकसद से उन्होंने अपना बलिदान दिया, आज उसके गवाह उनके परिवार वाले बन रहे हैं। ट्रस्ट उसी सम्मान के साथ उन कार सेवकों को उनकी भूमिका के लिए याद कर रहा है। अयोध्या से बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ ही प्रभु श्री राम की नगरी में तीर्थ यात्रियों के लिए एक से बढ़कर एक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अयोध्या पहुंचने में राम भक्तों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सड़क मार्ग से लेकर हवाई मार्ग को संवारा जा रहा है। और सबसे ताजा तस्वीरें अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आई है। इस एयरपोर्ट की दरोदीवार पर की गई खूबसूरत नक्काशी यहां आने वाले यात्रियों का एक ही नजर में मन मोह लेगी। ये रामनगरी का एयरपोर्ट है। यहाँ मानो अध्यात्म की धारा बह रही है, क्योंकि राम मंदिर की ही तर्ज पर एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। ये एयरपोर्ट देश दुनिया के बाकी एयरपोर्ट से बिल्कुल जुदा होगा। इसे देख ऐसा एहसास होगा मानो राम मंदिर में प्रवेश किया हो, क्योंकि इसकी बनावट और डिजाइन राम मंदिर की ही तरह है। हम सारे एयरपोर्ट हर जगह जहाँ पे देखते हैं वो एक मॉडर्न उसमें होते हैं, डिजाइन में होते हैं, बाहर से भी अंदर से भी। बट यहाँ पे एक मैंडेट दिया गया था कि वी शुड अमेलगमेट वर्नैकुलर आर्किटेक्चर विद दी that is prevalent in the ethos of the city with the terminal design, and वो बहुत हद तक एक successful एक activity रही है। This is where we stand and we are proud of it as a mandate कि yes we have been able to achieve something vernacular for which India is known worldwide. खास बात यह है कि इस एयरपोर्ट पर देश के दूसरे एयरपोर्ट के जैसे ही आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। अयोध्या एयरपोर्ट के रनवे पर कैट 1 लाइटिंग का काम किया गया है। कैट 1 लाइटिंग से धुंध में भी उड़ान भरी जा सकेगी, यानी रात में और धुंध में भी विमानों की लैंडिंग आसानी से करवाई जा सकेगी। वहीं रनवे की बात करें तो पहले चरण में हवाई अड्डे पर 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे ऑपरेशनल होगा, जिस पर छोटे विमानों के साथ ही बोइंग 737, एयरबस 319 और एयरबस 320 जैसे बड़े विमान लैंड कर पाएंगे। इसके अलावा रनवे को 3750 मीटर तक बढ़ाए जाने की भी योजना है, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण भी पूरा कर लिया गया है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस एयरपोर्ट का 97% काम पूरा हो गया है और अब एयरपोर्ट पर फिनिशिंग काम इन दिनों पूरी रफ्तार से जारी है, जिसकी चंद दिनों में पूरा होने की उम्मीद भी है। अयोध्या एयरपोर्ट का फेज 1 लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है। टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य फाइनल स्टेज में है और फिनिशिंग चल रही है और एयर स्ट्रिप और रेशा का काम और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कंप्लीट हो चुका है और डीजीसीए के लाइसेंसिंग के लिए भी अप्लाई हो चुका है और ये भी जल्द ही संभावित है। बिल्कुल फाइनल स्टेज में कभी भी इसका इनॉग्रेशन किया जा सकता है। जाहिर है जल्द ही राम भक्तों को हवाई मार्ग का विकल्प मिलने वाला है, जो न केवल रामनगरी की यात्रा को आसान करेगा बल्कि अयोध्या नगरी में पर्यटन को बढ़ावा देने वाला भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अंतिम चरण में दिखाई पड़ रही हैं। इसको लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह तो है ही, बाजार भी राममय हो रहे हैं। इन दिनों अयोध्या के बाजार में हनुमान जी के चित्र वाली धर्म ध्वजा के साथ ही राम मंदिर के मॉडल की खासी मांग देखी गई है। अवधपुरी सज रही है क्योंकि प्रभु श्री राम आने वाले हैं।
बाल रूप में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजने वाले हैं। यही वजह है कि अयोध्या को नया रूप दिया जा रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर निर्माण समिति हर कार्यक्रम को इस तरह से तैयार कर रहा है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि भक्तों को भी अगले दिन यानी 23 जनवरी से रामलला के दर्शन मंदिर में मिलने शुरू हो जाएंगे। भक्तों की भीड़ को देखते हुए अयोध्या के बाजार भी सजने लगे हैं। अयोध्या में इन दिनों धर्म ध्वजा की डिमांड बढ़ गई है। इसमें भी सबसे ज्यादा हनुमान जी के चित्र वाली ध्वजा खासी डिमांड में है। राम मंदिर के बनने से पहले लोगों की यात्रा अयोध्या में हनुमान गढ़ी तक होती रही है। अब राम मंदिर तक आने की तैयारी में लोग हैं। यही वजह है कि ध्वजा की मांग बढ़ रही है। अयोध्या से इसलिए ले जाते हैं कि अयोध्या राजा रामचंद्र जी की नगरी में आए हैं दर्शन करने के लिए, तो यहाँ से कोई निशानी जरूर ले चलें कि जो अपने घर पर लगा दिया जाए। और घर पर लगाने से ये होता है कि अगर 4 आदमी अगर मुहारे के हैं या मोहल्ले के हैं या गांव के हैं या कस्बे के हैं तो वो देखते हैं तो पूछते हैं कहाँ से आपने लेकर आए, तो ये यही बता रहे हैं कि हम अयोध्या से लेकर आए थे। सिर्फ धर्म ध्वजा ही नहीं बल्कि राम मंदिर का मॉडल भी जब से सामने आया है तब से सुर्खियों में है। राम मंदिर के मॉडल को लेकर भी लोगों में खासा क्रेज है। यही वजह है कि बाजार में हर साइज के राम मंदिर मॉडल उपलब्ध हैं, जिसे लोग अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अपने घरों में रखना चाहते हैं। अयोध्या का राम मंदिर है। बहुत लोग जैसे दूर से आते हैं, बार बार नहीं आ पाते हैं, तो एक बार राम मंदिर ले जाएंगे, उसका दर्शन रोज करेंगे, रोज उसकी पूजा करेंगे, इसलिए ले जाते हैं यहाँ पे राम मंदिर। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही अयोध्या का कायाकल्प होना है। एयरपोर्ट भी इस महीने के अंत तक चालू होने की बात कही जा रही है। ऐसे में नई अयोध्या में राम भक्तों के लिए सौगातों का पिटारा खुलने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। जैसे बनवीर सिंह, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर घाटी में ठंड धीरे धीरे अपना असर दिखा रही है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी ने जहां सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में 0 से नीचे तापमान गिर जाने से पानी के स्रोत भी जम जा रहे हैं। हालांकि भारी बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। रास्ते ब्लॉक न हो इसके लिए बर्फ हटाने की मशीनों के साथ साथ प्रशासन भी तैयार है। कश्मीर में शीतलहर का आगाज हो गया है। घाटी में बीती रात इस सर्दी की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। राजधानी श्रीनगर में तो तापमान -4 तक लुढ़क गया है। श्रीनगर में तापमान -4 तक लुढ़का है। उसका अंदाजा आप यहाँ पर वाहनों पर लगा सकते हैं। आप देखिए कि जितने भी वाहन हैं उन पे इसी तरह जो है बर्फ की परत जो है वो जम गई है। इस वक्त जबकि करीब 10 बज चुके हैं, तापमान अभी भी 0 से 1 डिग्री श्रीनगर में नीचे है, यानी -1, और आने वाले दिनों में इस तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। कश्मीर में फिलहाल सूखी ठंड पड़ रही है। फिलहाल तो पानी के कई तरह के स्रोत जम गए हैं। बिजली की समस्या भी खड़ी हो रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 हफ्ते तक बर्फबारी की कम आशंका के बीच ठंड जबरदस्त पड़ेगी। जो माध्यम पानी के हैं, चाहे पानी के नल हो, पानी के झरने हो, चश्मे हो, वो अब धीरे धीरे जमने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल आने वाले 1 हफ्ते तक कश्मीर में कहीं भी कोई बर्फबारी नहीं होगी, लेकिन ठंड जरूर बढ़ेगी। हालांकि दिसंबर के महीने में घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जरूर हुई है। यहाँ सफेद चादर ओढ़े बर्फ का एक छत्र साम्राज्य दिख रहा है। इस खूबसूरती को कैमरे में कैद करने हजारों सैलानी कश्मीर भी पहुँच रहे हैं। वहीं आने वाले दिनों में भारी बर्फबारी के दौर की संभावना को देखते हुए बडगाम प्रशासन भी पूरी तरह तैयार है।
भारी बर्फबारी से निपटने के लिए यहाँ स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम ने नई मशीनों को तैनात किया है ताकि सड़कों पर बिछने वाली बर्फ की चादर तत्काल हटाई जा सके और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले। हमारे पास जो फ्लीट है मशीन इसका ये है, हमारे पास जो ट्रक माउंटेड स्नो प्लो है वो है 8। तो हमारे पास जो ट्रक माउंटेड 8 है, ट्रैक्टर माउंटेड हमारे पास 9 है। इसके अलावा हमारे पास जो नई मशीन आई है बहुत एडवांस्ड है, ये खुशाइन बात है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए भी। हमें यूनिमॉग यानी मर्सिडीज बेंज मेक है वो मशीन हमें मिली है डिस्ट्रिक्ट बडगाम के लिए, वो ड्यूअल यूज है। फिलहाल तो कश्मीर घाटी में ठंड का प्रकोप अब लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में 0 से नीचे तापमान गिर जाने से पानी के साधन जम रहे हैं। स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें जरूर हैं, जिनका समाधान भी निकाला जा रहा है, लेकिन ऊंचे स्थानों पर बर्फबारी सैलानियों के चेहरे खिला रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है, या यूं कहें तो उत्तर भारत में कोल्ड अटैक की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर समेत तमाम राज्यों में पारा 2 से 3 डिग्री तक गिर चुका है और ऐसे में मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर भारत के राज्यों में कड़ाके की सर्दी पड़ सकती है। बर्फबारी से वादियां गुलजार, उत्तर भारत में ठंड ने पकड़ी रफ्तार। पहाड़ों पर माइनस में तापमान, मैदानी इलाकों में कोल्ड अटैक। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से अब मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़कने लगा है और उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट देखी गई है। मसलन राजस्थान, यूपी, हरियाणा समेत कई राज्यों में अब ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली का भी हाल कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी अब कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का मानना है कि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद चलने वाली हवाओं से दिल्ली एनसीआर के तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी कि दिल्ली पर अब कोल्ड अटैक का खतरा और भी बढ़ने वाला है। आप देखिए यहाँ पे क्लाउड पैच दिख रहे हैं पूरा मेन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में पहाड़ों में। तो उसके प्रभाव से जहाँ आज लाइट रेनफॉल स्नोफॉल रहेगी, क्योंकि ये एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, लेकिन इतना कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर अभी क्या है कि पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो पूरा बेल्ट, अगर बात पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ एमपी, जहां जो टेम्परेचर है वो सामान्य ही है, जनरली 6 to 10 डिग्री है। जैसे दिल्ली का भी 6.8 है और नियर नॉर्मल है। कहीं पे जैसे दिल्ली का -2 है जे, और ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल है। और अगर आप आने वाले 5 दिनों में बात करें तो ऐसा कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, उसके बाद ही ज्यादातर चेंजेस आती हैं पैटर्न में। अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए टेम्परेचर सामान्य ही रहेंगे। चंडीगढ़ में भी मौसम का मिजाज अब बदला बदला सा नजर आ रहा है। यहाँ भी सुबह शाम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जबकि हिसार में करीब 5 डिग्री तक पारा लुढ़क गया और राजस्थान में भी तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ऑलमोस्ट हर जगह ही जो हमारा पूरा बेल्ट है उसमें हमारा 2 डिग्री के आसपास नॉर्मल से कम ही है टेम्परेचर। पर जो ज़्यादा टेम्परेचर्स कम थोड़े हैं वो हमारे जो सदर्न पार्ट्स ऑफ हरियाणा, सदर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब है, उसमें हमारा थोड़ा टेम्परेचर्स हमारे जैसे 5 या 6 के आसपास डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, वहाँ पे आए हुए हैं। बाकी जगह हमारे 7, 8, 9 डिग्री इस हिसाब से टेम्परेचर चल रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर। पर जो हमारे 6 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, जो सदर्न हरियाणा का बेल्ट हो गया और सदर्न पंजाब का और वेस्टर्न पंजाब का जो बेल्ट हो गया, वहाँ पे चल रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद कई इलाकों में अब तापमान -, डिग्री में पहुंच गया है। आलम यह है कि इन जगहों पर रूह को कंपाने वाली ठंड पड़ने लगी है।
चमोली में भी कड़ाके की सर्दी का सितम शुरू हो चुका है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ नीति घाटी में पानी की एक एक बूंद बर्फ में तब्दील हो गई है। इसके साथ ही इन वादियों में चलने वाली हवाएं भी अब सर्दी का पैगाम लेकर आ रही हैं। बावजूद इसके यहाँ सैलानी भी बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। नीति घाटी में तापमान -10 डिग्री तक लुढ़क चुका है और वहीं पूरे बर्फ के पहाड़ नीति घाटी में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है, जिन्हें देखने इस समय लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं। हालांकि ठंड अत्यधिक है, बावजूद इसके लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। जाहिर है पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत के राज्यों में ठंड का असर और भी बढ़ेगा। लिहाजा कड़ाके की सर्दी से बचाव के लिए मैदानी इलाकों में तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। दिल्ली से अनामिका गौड़, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ, चमोली से कमल नयन सिलौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय पे चर्चा में अब बात 7 समंदर पार भारत की नारी शक्ति की। न्यूयॉर्क में मिस इंडिया यूएसए 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा रिजुल मैनी मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीतने में कामयाब रही। मिस इंडिया यूएसए 2023 के 41वें संस्करण में अमेरिका के 25 से ज्यादा राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और ये प्रतियोगिता केवल भारतवंशी अमेरिकी नागरिकों के लिए ही रखी गई थी। 24 साल की मैनी भारतीय मूल की अमेरिकी मेडिकल छात्रा हैं, जो कि मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती हैं और रिजुअल आगे चलकर सर्जन बनना चाहती हैं। मैनी के अलावा इस प्रतियोगिता में मैसेच्यूसेट्स की स्नेहा नाम्बियार ने मिस इंडिया यूएसए और पेंसिल्वेनिया की सलोनी ने मिस टीन इंडिया का खिताब अपने नाम किया। देखिए, अब एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसे सुनकर यहाँ बैठी चारों लड़कियों के मुंह में पानी आने वाला है। गेट सेट गो खबर बहुत इंटरेस्टिंग है फूडी लोगों के लिए, जो कि हम चारों ही फूडी हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहाँ की गलियों, चौक चौराहों, बाजार में खान पान के शौकीनों के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल, ऐसे में कनॉट प्लेस में मैं भी गई। दरअसल यहाँ इन दिनों सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जहां हमने खाने पीने के शौकीनों से उनकी राय ली और यहाँ आए कई फूड स्टॉल्स का जायजा लिया। बता दें कि यहाँ देश के 21 राज्यों का जायका आपको चखने को मिलेगा। तो आप देखिए और मैं इनको बताती हूँ कि वो जायका कैसा। ये बताइए। मैंने राजस्थान की कचौरी खाई और दाबेली भी मैंने खाई, बस वो काफी हैवी था। हाँ, तो आप देखिए इस रिपोर्ट में नहीं, ये बड़ा पाव नहीं है, मिसल पाव है ये। आज मुझे सब कुछ पता चल चुका है। क्या नॉलेज बहुत बढ़ गई। आप देखिए गुंजन क्या क्या खा के आई है। हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली और दिल्ली का दिल है सीपी, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। सरस फूड फेस्टिवल यहां पर हो रहा है और यहां 21 राज्यों की संस्कृति और वहां के स्वाद का संगम यहां देखने को मिल रहा है। लोग भी यहां पर आ रहे हैं। चलिए हम भी चलते हैं और देखते हैं क्या खास है इस बार के इस फूड फेस्टिवल में। आप लोग कितने दिन पहले आए यहाँ पे? हम लोग के 1 दिसंबर के आए हैं। 1 दिसंबर से। तो बिहार से कितने लोग हैं? 4 लोग हैं हम लोग। 4 लोग हैं जी। तो लिट्टी चोखा वहाँ का बड़ा फेमस होता है, कितना बिक रहा है? बिहार का तो फेमस है। बिक कितना रहा है? बिक लाइस में कहते सर। अच्छा बिक रहा है। अच्छा बिक रहा है। लिट्टी चोखा बिहार की जान है, तो आपको लग रहा है वो जान यहाँ पर आपको मिल गई है? हाँ, मैंने 10 साल पहले खाई थी एक बार बिहार में जब रहा था। उसके बाद आज मैं ट्राई कर पा रहा हूँ और वही टेस्ट फिर से मेरे को खाने को मिल रहा है। आप दिल्ली से ही है? आप यहाँ पर आए, मतलब वेस्ट बंगाल का टेस्ट अगर आपको चाहिए तो इस फूड फेस्टिवल में आके आप चख सकते। आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। इससे पहले भी आए हैं आप? हाँ, मैं आती हूँ, हमेशा आती हूँ। क्या खास बात होती है? नहीं, सब जगह के अलग अलग प्रदेश का खाना है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, एंजॉय करते हैं हम लोग। ये क्या खा रहे हैं आप लोग? मैडम, बाजरे की रोटी और ये उड़द की दाल और चटनी हरी और ये पनीर की सब्जी। उत्तर प्रदेश की थाली है। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है फ्लेवर? फ्लेवर अच्छा है, एक ही जगह पूरा भारत उमड़ा है। अच्छा। और आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है ऐसा घर पे बना पाएंगी? बनाती हैं। अच्छा, ट्राई करते हैं। अच्छा, दिल्ली वाले हैं,
दिल्ली के अलावा जो आसपास लोग रहते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं, खा सकते हैं। मिनी इंडिया की झलक आपको टेस्ट के मामले में तो यहाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए अब हम भी खा लेते हैं, आखिर ये दाबेली होती कैसी है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। रजनीकांत के फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि फैंस के लिए रजनीकांत किसी भगवान से कम नहीं। रजनीकांत के फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। चेन्नई में रजनीकांत की एक झलक पाने के लिए उनके घर के बाहर फैंस का हुजूम दिखाई दिया है। तो बड़ी संख्या में लोग पोस्टर बैनर्स लेकर उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब दिखाई दिए। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त की। उधर कोयम्बटूर में रजनीकांत के फैंस ने उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए यज्ञ किया, पूजा की। पूजा की समाप्ति के बाद लोगों में मिठाइयां भी बांटी गई। शाहरुख खान की इस साल तीसरी फिल्म डंकी रिलीज के लिए तैयार है। वहीं फिल्म की रिलीज से कुछ दिन पहले किंग खान मां वैष्णो देवी के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। उन्हें आज सुबह देवी मां के दरबार में देखा गया था। सोशल मीडिया पे सामने आए इस वीडियो में शाहरुख खान काले चश्मे और उसी कलर की हुड वाली जैकेट के साथ अपनी पहचान छुपाते हुए देखे गए। इस दौरान किंग खान को सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर ने गार्ड किया हुआ था। भाई लोगों को अक्सर कहते सुना है, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर आपसे मिलकर इस दिल ने महसूस किया है, मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। और इसीलिए मुलाकातों का दौर यूं ही रहेगा जारी, क्योंकि प्यार और स्नेह का कोई भी रिश्ता हो, ऐसे में मिलने की उम्मीद दिल को बड़ी खुशी देती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिन लोगों से मिलकर खुशी मिलती है उनसे दिल बार बार मिलने की ख्वाहिश रखता है, क्योंकि वही लोग तो जिंदगी में खास होते हैं। इसीलिए कहते भी है ना कि अपनों से मिलते रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऐसी खास मुलाकातें हमको आपको एक नई एनर्जी से भर देती हैं। बिल्कुल। तो ढलती शाम, डूबता सूरज रोजाना की तरह कल फिर मिलेंगे, नए सफर पर निकलेंगे नई और अच्छी खबरों के पिटारे के साथ। शाम 5 बजे चाय पर चर्चा होगी।